दिल्ली में विजय रथ गया ठहर, हवा हुई मोदी की लहर। क्या दिल्ली से बदलेगी दिशा? यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर? यूपी की दीवार पर दिल्ली की इबारत। जी हाँ, अभी तक तो अजय थे, एक के बाद एक चुनाव में पताका फहरा रहे थे। बारी दिल्ली की आई तो दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी का दामन जहां खुशियों से भर दिया तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दिया केवल दुआएं देकर। अब दिल्ली से बदली दिशा का यूपी में क्या होगा असर, क्योंकि सामने है 2017। दिल्ली में विजय रथ गया ठहर, हवा हुई मोदी की लहर। क्या दिल्ली से बदलेगी दिशा? यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर? यूपी की दीवार पर दिल्ली की इबारत। जी हां, यूपी में इसका क्या असर होगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश बहादुर हमारे साथ हैं और हमारे नोएडा स्टूडियो से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूपड़ा साफ करते हुए एक नई इबारत लिख दी है, यानी यूपी की दीवार पर है दिल्ली की इबारत। क्या सोचा था और क्या हो गया? दिल के अरमानों की ये दुर्गति होगी ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन लुटियन की दिल्ली में ये हो गया। पालने में पड़ी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से ऐसा पंचर किया कि विजय रथ ठहर गया। लहर न जाने कहां हवा हो गई। तमाम तामझाम के बीच मिली तो केवल 3 सीटें, ये विपक्ष की बिरादरी से भी बाहर हो गई। हम दिल्ली की जनता के इस मत का आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हमारी बहुत ही जबरदस्त हार भी हुई है। अपनी उस हार को भी हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। जनतंत्र की वादियों में केजरीवाल के वादों पर जनता ने दिल दे दिया। दिल के रिश्ते तो वैसे ही बड़े नाजुक होते हैं। केजरीवाल ने जितने बड़े वादे जनता से किए थे, जनता ने उन वादों से बड़ा बहुमत दे दिया। वो बहुमत जिसकी कल्पना खुद केजरीवाल ने भी नहीं की थी। 67 सीटें फिलहाल 5 साल की सत्ता के लिए। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं, लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी, जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल। अंकों के गणित में शून्य की खोज भले ही आर्यभट्ट ने की हो, लेकिन सियासी शून्य की खोज का श्रेय सिर्फ कांग्रेस को ही जाता है। बेबसी के इस आलम में कुछ लोग हैं बयान देने के लिए। 15 साल के बाद हम लोग इस लेवल पर पहुंचे हैं, लेकिन लगेगा 2-3 साल में हम फिर वापस मुकाबले में होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम विधानसभा के बाहर ही सही, लेकिन एक काबिल विपक्षी दल की भूमिका अदा करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। झारखंड, हरियाणा, कश्मीर, कमल खिलता ही गया, लेकिन दिल्ली से बदली दिशा क्या यूपी में दम दिखा पाएगी? बीजेपी के नेता जो घमंड में चूर हो गए थे और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कोई सभ्य समाज इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता और पसंद नहीं करता है। और दूसरे, एक 9 महीने में मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे उनमें एक को भी पूरा नहीं किया। केजरीवाल असर डाले न डाले, लेकिन बीजेपी की हार सुनिश्चित होगी हर जगह। बहरहाल 2017 में यूपी पर नजर जमाए बैठी बीजेपी के लिए शायद ये डगर इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब यूपी की दीवार पर भी लिखी जा चुकी है दिल्ली की इबारत। इसलिए सवाल ये है, क्या होगा यूपी की राजनीति पर असर? दिल्ली के नतीजे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे जैसे भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए राहत भरे नतीजे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी ये लग गया होगा कि उनके ऊपर कोई नया चेहरा नहीं थोपा जाएगा। लेकिन इस नतीजे से सबसे ज्यादा सबक किसी को लेना चाहिए तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी भी नहीं चेते तो ये जनता है, कोई भी बहुमत
किसी को भी दे सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। तो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कई राज्यों में जीत दिलाने के बाद मोदी लहर अचानक से दिल्ली में गायब सी हो गई। मोदी ने दिल्ली में 4 बड़ी रैलियां की, लेकिन उन 4 रैलियों के बाद भी 4 सीटें बीजेपी को नहीं जिता पाए। दिल्ली में मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे जिन पे लिखा हुआ था कि दिल्ली चले मोदी के साथ, लेकिन दिल्ली ने मोदी के साथ चलने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली की कसौटी पर तो बीजेपी हार गई, अब यूपी में क्या होगा, क्या असर पड़ेगा यूपी में दिल्ली के नतीजों का। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास, आपको सबसे पहले तो बधाई की एक ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है। जहां कांग्रेस को वनवास में भेज दिया है तो वहीं मोदी के रथ को भी आपने रोक दिया है। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि दिल्ली दिल है देश का, दिल्ली में जो कुछ भी घटित होगा उसका संदेश देश भर में जाएगा, तो क्या यह संदेश यूपी में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी। हाँ, मैं बिल्कुल इस जीत से, मैं आपको बोलूं, मैं इस जीत को ना उस तरीके से देखना चाहूंगा कि जैसे 1983 का वर्ल्ड कप था जी, क्योंकि जब हमारी टीम वहां गई थी तो कोई उसको सोच भी नहीं सकता था कि वो जीत सकती थी, और वो टीम जीती और उसके बाद आने वाले उसने जितने भी अंतरराष्ट्रीय मैच थे सारे जीते और जनमानस में एक भावना पैदा की कि हमारी टीम जीत भी सकती है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जो जीत है, इस जीत ने, इस चुनाव के नतीजे ने आम आदमी के मन में, उसके मस्तिष्क में एक तरीके का ये विचार तो दे दिया कि इस तरीके की राजनीति भी हो सकती है जी। आम आदमी जो आपके बीच में से निकल के आए, उन लोगों के साथ मुद्दों को लेकर राजनीति की जा सकती है, बिना पैसे के चुनाव लड़ा जा सकता है और चुनाव जीता भी जा सकता है जी। तो ये जो दिल्ली की जीत है, मैं तो उस जीत को काफी ऐतिहासिक और आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाला या दिशा परिवर्तन करने वाला नतीजा देख रहा हूं जी। मुकेश बहादुर जी, बीजेपी पता नहीं इस हार को पचा पा रही है, नहीं आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये आप लोगों के लिए राहत की बात है? क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि अब मोदी की लोकप्रियता का और बीजेपी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो चुका है दिल्ली के बाद। जी गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी को शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि निसंदेह उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है और विपक्ष में हम सभी जितने भी दल हैं उन सबके लिए निश्चित रूप से ये एक संकेतक है। और इस केजरीवाल जी की जीत से, आप पार्टी की जीत से हम सब कुछ न कुछ नई दिशा देखेंगे जी। और हम लोग बाई इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश में हुए थे तब से ये बात को कह रहे थे कि कहीं न कहीं मोदी जी का ग्राफ और उनकी पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। और यही छावनी कैंट के जब रिजल्ट्स आए थे तब भी हमने यही बात आपके चैनल पर कही थी। और दिल्ली के चुनाव में निसंदेह ये बात साफ हो गई है कि कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता का, उनकी पार्टी के ग्राफ जो झूठा आडंबर बना था, वो निसंदेह वो तिरस्म टूट गया है। आपके लिए राहत की बात? हम सभी के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि जो बात हम चीख रहे थे और नकार खाने में जो हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, अब वो दिल्ली का इलेक्शन जब रिजल्ट सामने आए हैं तो दिल्ली जब आप पार्टी ने जीती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, दूरगामी संदेश होंगे। चलिए, परिणाम क्या होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। अमरनाथ अग्रवाल जी, दिल्ली पर लगातार आपने 15 साल शासन किया, लेकिन उसके बाद 2013 में 8 पर सिमट गए और अब तो 0 पर पहुंच गए हैं। आपका वोट प्रतिशत भी गिर रहा है, आपकी हालत बहुत बुरी है इस वक्त। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो नतीजे दिल्ली के आए हैं, क्या उसका असर यूपी में देखने को मिलेगा 2017 में? निश्चित है कि हमारी हालत खराब हुई है, कहीं ना कहीं चूक रही थी, लेकिन उनसे हम सबक सीखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। और जहां तक यूपी की बात है, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से 16 मई को मोदी की सरकार बनी थी, बहुत सपने दिखाए थे और जो 6 महीने का ग्रेस पीरियड था उन्होंने बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया। झारखंड, महाराष्ट्र सब जीते उस ग्रेस पीरियड में, क्योंकि लोगों ने सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन जहां सवाल उठे, बीजेपी कहां चली गई दिल्ली में, सामने दिख रहा है जी। और आप पार्टी ने भी उसी तरीके के सपने दिखाए हैं। उनको पहले तो बधाई है इस बड़ी जीत की। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं जैसे आधे दाम पे बिजली, मुफ्त पानी, जहां झुग्गी है वही मकान, इन सब वादों में कितना खरी उतरती है पार्टी। उसके बाद तो आप पार्टी को हम कोई खतरा मानेंगे, कोई संकेतक मानेंगे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है जी। और उत्तर प्रदेश में हमारा आधार है, हम ब्लॉक तक हैं, हम अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारे लिए एक बात है राहत भरी ये कि समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरीके से चली, जनता ऊब चुकी है, बसपा से ऊब चुकी थी और भाजपा अगर घट रही है, भाजपा की लोकप्रियता घट रही है,
क्योंकि किसी भी पार्टी का अगर कोई नेता अगर पार्टी से ऊपर हो जाता है तो पार्टी का डाउनफॉल। ठीक है अमरनाथ जी, आपकी बात आ गई। हरीश जी, आपके बयान बहादुरों से लगातार बीजेपी की किरकिरी हो रही थी और दिल्ली में मोदी लहर के खत्म होना क्या यूपी में एक संकेत है कि आपका अब पतन शुरू हो चुका है? क्योंकि जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं जिनको आपने पानी पिला दिया था मोदी लहर के नाम पर, कम से कम वो राहत महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी के पतन के संकेत हैं? जनता अभी भी क्षेत्रीय दलों को पानी पिलाएगी गायत्री जी। दिल्ली का चुनाव, हर सूबे का चुनाव उसके अपने स्थानीय मुद्दों पे होता है और एक माहौल बना जो निहित स्वार्थी गठबंधन थे और जिन लोगों ने एक भ्रम फैलाया, जनता को उस भ्रम में आई, एक माहौल बना और ये जमहूरियत है, इसमें चुनाव होते हैं, इसका जो निर्णय दिया जनता ने हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य अलग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सपा सरकार से बुरी तरह से निराश और हताश है और वो भाजपा को एक स्वाभाविक विकल्प मानती है और भाजपा की तरफ देख रही है। जहां तक हमारी केंद्र सरकार की बात है, जैसा अमरनाथ जी कह रहे थे सपने दिखाने वाली बात, सपने नहीं दिखा रहे, सपने साकार करने जा रहे हैं। हरीश जी, आपकी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, अभी भी बरकरार हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे आगे क्या जरूरत बातचीत होगी? अमिताभ जी, सबसे पहले तो दिल्ली में जो परिणाम आए हैं उस पर आपकी टिप्पणी और कितना असर यूपी में देखते हैं? दिल्ली ठीक है हरीश जी, आ गई बात, आ गई हरीश जी, में कोई असर नहीं है। ठीक है, अच्छी बात, आ गई बात। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनी। जी जी बिल्कुल ठीक, आ गई बात, आ गई भैया, बात आ गई। दिल्ली के नतीजे अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। ये मेरे ख्याल से मैंने 25 साल में पहली बार देख रहा हूं कि हर पार्टी खुश है। आम आदमी पार्टी ने तो इतिहास रचा, इसलिए खुश होने का अधिकार है जी। भाजपा इसलिए खुश है कि कांग्रेस 0 पर है और कांग्रेस इसलिए खुश है कि हम भाजपा से केवल 3 ही सीट पीछे हैं। अगर ये प्रहसन करना है राजनीतिक दलों को और आंख मीच लेनी है और जैसे शुतुरमुर्ग होता है तूफान में बालू में सिर घुसा लेता है, सोचता तूफान है ही नहीं, अगर ये भाव है तब तो सब कुछ नहीं है। मूंदहु आंख कतहु कछु नहीं। मैं 3 उदाहरण रखता हूं। हिंदुस्तान के वोट करने का तरीका बदल रहा है, इस बात को श्रीवास्तव जी की पार्टी को समझना होगा। राजस्थान में 200 की असेंबली 163 बीजेपी को दे दिए कि भैया पूरा लो बहुमत, चाहे जो कानून बनाओ, 5 साल बाद बहाना नहीं सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 में 73 हरीश श्रीवास्तव जी की पार्टी को दे दिए। अब की बार मोदी सरकार 80 में 73 दे दिए। बहाना नहीं, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करके दिखाओ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 70 में 67 दे दिए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को 2/3 बहुमत दे दिया। यानी जनता राजनेताओं के, राजनीतिक दलों को बहाने का स्कोप नहीं छोड़ना चाहती। एक चीज तो यह समझनी होगी। और कल्पना कीजिए अगर यही ट्रेंड उत्तर प्रदेश में कहीं चल गया तो 225 और 208 की सरकारें नहीं बनेंगी। मुकेश बहादुर जी, 350 की सरकार भी बन सकती है उत्तर प्रदेश में। फिर बाकी 50 में सारी पार्टियां छोटी बड़ी आरएलडी से लेके जितनी है, और पता लगा 350 एक को। ट्रेंड देखिए ना, भारत का बदल रहा है मानस। पहले 100 रुपए का जनता बंटवारा करती थी, एक को 50 दे देती थी, बाकी को 10-10 रुपए और चिल्लर बांट देती थी। अब वैसा नहीं कर रही, 95 रुपए एक को दे रही है और बाकी पार्टियों के हाथ में बताशा रख रही और कुछ के हाथ में बताशा भी नहीं रख रही। कांग्रेस के हाथ में बताशा भी नहीं रखा दिल्ली में, प्रसाद की लाइन से ही बाहर कर दिया। इस बात को समझना होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, हरीश जी ने कहा कि भाजपा पर कोई फर्क नहीं, हर राज्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं। ये पता है, हर राज्य अलग होता है, स्वाभाविक है, इसीलिए अलग राज्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, नई कार्यशैली पर ये जो जनादेश आया है ना, ये जनादेश कम से कम 2-3-4 संदेश बहुत साफ देता है। आप नहीं सुधरेंगे तो आपको हराने में जनता को कोई तकलीफ नहीं। आपसे मतलब भाजपा, कोई तकलीफ नहीं। अब दिल में दर्द नहीं है, हरीश जी समझ लीजिए। नहीं, अभी रुक जाइए। अब वो भाव छोड़ दीजिए कि मोदी जी ने कह दिया। मोदी जी के कहे से कुछ नहीं होगा।
अमिताभ नहीं, हरीश जी, सरकार की फंक्शनिंग और राज्य सरकार की फंक्शनिंग में अंतर होता है। हरीश जी, मुझे पता है सरकार की फंक्शनिंग, मुझे पता है सरकार की फंक्शनिंग भाई, जिसने मुझे पता है सब पे परिणाम देने जा रही है। अब इस इंतजार हरीश जी तो लगता ही है। अभी लिख के रखिए अपने पॉइंट्स, जब अवसर आए तो बोलिए, अभी बीच में नहीं बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को यह भ्रम निकालना पड़ेगा कि मोदी जी ने कह दिया तो पूरा देश खड़ा हो गया। नहीं, कार्यकर्ता आपका नौकर नहीं, 40 साल तक दरी बिछाए और 48 घंटे में मुख्यमंत्री आ जाए बाहर से, नहीं चलेगा, नहीं मंजूर करेगी जनता। और जनता ने बता दिया, आपके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हार गया। भाजपा कार्यशैली सुधारने को तैयार है क्या उत्तर प्रदेश में? एक सवाल उठेगा। आपकी रणनीति यहां, आप पराजित नहीं हुए दिल्ली में, आप साथ हो गए दिल्ली में। पराजय होती है, 40-45 सीट केजरीवाल जीते होते, 20-25 आप जीते होते, लड़ाई में मानते। भाजपा कांग्रेस तो ईवीएम से बाहर हो गई, आपने भी क्या किया भाई? आप लड़ते थोड़ी ना कहीं दिखे दिल्ली में। ये और मैं एक बात मुकेश बहादुर जी से कहना चाहूंगा। मुकेश बहादुर परसेंटेज 30-31% वोट मिला हमको। अरे भैया, हमको पता है आंकड़ा। हरीश जी, अपनी बारी पर बोलना ना, लिख के रखो। अभी हमको पता है, पूरे आंकड़े बताऊं क्या, किसको कितने परसेंट मिला? हमको पता है ना, 10% कांग्रेस, 54% आप, 32% बीजेपी, हमको पता है, उतनी निगाह रखता हूं। एक बात मुकेश बहादुर जी से कहूंगा, मुकेश बहादुर, एक बात आपकी पार्टी को ध्यान रखनी होगी। राजा के को जिसका कोट पसंद आ जाए, जिसकी शर्ट पसंद आ जाए, जिसके बाल पसंद की स्टाइल पसंद आ जाए, जिसका परफ्यूम पसंद आ जाए, उसी को महत्वपूर्ण बना दे और जनता मान ले, ये नहीं चलेगा, जान लीजिए। नहीं, एक चीज तो समाजवादी पार्टी को समझनी होगी, और दूसरा ये समझना होगा, दंभी और बददिमाग नेता जनता को मंजूर नहीं। एक दिल्ली का संदेश यह भी है, और यूपी में इस प्रजाति के नेताओं की भारी मात्रा है, और उसमें तमाम स्वनाम धन्य लोग आपकी पार्टी में भी है, बड़े पदों पर। एक ये भी आपको समझना पड़ेगा, वो समय चला गया। अरविंद की जीत में अरविंद की मॉडेस्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए देश भर में क्या कहा जा रहा है, पहाड़ से पत्थर टकरा गया, नौलखा कोट से मफलर जीत गया। ये मॉडेस्टी थी जिसने इतनी बड़ी विजय दिलाई, वरना 36 सीट पर भी सरकार बन जाती दिल्ली में आपकी। ये समाजवादी पार्टी को भी देखना होगा, क्योंकि दंभ समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी हिमालय से कम नहीं है। बीजेपी और बीएसपी के पास तो दंभ करने के लिए कुछ बचा नहीं, समझ में आती, लेकिन भाजपा और सपा, इन दोनों के पास दंभ का हिमालय है। ये दंभ का हिमालय भी मुझे लगता है दिल्ली का संदेश ये कहता है कि जनता को दंभ और अहंकार पसंद नहीं। भूपेंद्र जी, क्या इससे ये संदेश मिल रहा है कि जो अब राजनीति है वो बदल रही है, ट्रेंड बदल रहा है, लोगों का जो देखने का नजरिया है वो बदल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है जो अभी अमिताभ भाई ने बात कही है, ये उसी से मिलती जुलती आपका सवाल है जी। राजनीति बिल्कुल बदल रही है, लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि हमारा मतदाता और जो हमारा आज जिसको हम जनता कहते थे, वो बड़ी जागरूक और जिसको कहना चाहिए कि बुद्धिमान भी है। वो जानती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरीके की चीजों पे उसको ध्यान देना है, किस चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जैसा अभी इस चर्चा के दौरान अमरनाथ जी ने भी कहा, हरीश जी भी बात कर रहे थे, मोदी जी के साथ चलने की बात थी, मोदी जी के साथ आओ चले, दिल्ली चले मोदी जी के साथ। उससे पहले बीजेपी को गायब करके उन्होंने मोदी जी को महिमा मंडित करके लोकसभा के चुनाव में आए, राज्यसभाओं के लड़े, मतलब करते करते जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में नकार दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस 8 साल के अंदर जो उनको बहुमत लोकसभा के अंदर दिया था, जो उनकी उनसे उम्मीदें थी, उन सारी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली के जो मुद्दे या वादे या जो उन्होंने रैलियों में कहना शुरू किया या जिस तरीके का प्रचार उन्होंने किया, वो पसंद नहीं आया। आज नहीं चाहिए जनता को वो सारी चीजें। जनता चाहती है कि आज अगर राजनीति भी करो तो उसके बीच में धुरी में आम आदमी हो, उसके मुद्दे हों। और वही आप नतीजा देखिए कि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दलगत राजनीति या जातिगत समीकरण या जाति विशेष के समर्थन को लेके
उसके समर्थन को नकार देने की बात करके, दलित, आप किसी भी उस मुद्दे को उठा के देख लीजिए जिसके तहत राजनीति घुमा करती थी इस चुनाव से पहले, वो दिल्ली की जनता ने हर चीज पे फेल कर दी, नकार दी वो। तो ये बड़े सकारात्मक, मेरे हिसाब से बहुत सकारात्मक नतीजा है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये सकारात्मक नतीजा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि जिम्मेवारी भी लेके आया है, क्योंकि जो आप यूपी के नतीजों की जो बात कर रहे हैं, वो हम दिल्ली को अगर मॉडल बना के, जो 2017 का अगर चुनाव अगर होगा, तो ये दिल्ली के चुनाव का नतीजा उसकी नींव होगा। अगर हम दिल्ली की जनता से जो वादे किए वो अगर करके बता के अगर जाएंगे, तो यकीनन यूपी के अंदर भी हम ये सारे जातिगत समीकरण और ये सारी चीजों को ध्वस्त करेंगे। तो ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे बड़े सकारात्मक है हमारे लिए। ये एक अतिरिक्त बोझ के रूप में भी कि हमें वो सारे वादे और उस तरीके की आकांक्षाएं जो जनता की हमसे है, हमें उनको पूरा करना पड़ेगा। हमें भी इस तरीके से दंभ से और इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा जिस तरीके की राजनीति से लोगों ने त्रस्त होकर हम लोगों को इतना प्रचंड बहुमत दिया है। रहना पड़ेगा जाति और धन से ऊपर। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी जाति और धन से ऊपर उठकर वोटिंग हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए, क्या उस तरीके से वोटर्स वोट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर भी बातचीत होगी। यूपी की दीवार पर दिल्ली की इबारत, सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के नतीजों का यूपी पर क्या असर होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, यानी एक सवाल जरूर उठता है कि ना तो अब दम्भ चलेगा और ना ही अहंकार, और ना ही चलेंगे राजनेताओं के बहाने। देखिए, मैंने दो बातें कही, कुछ बातें हरीश जी की पार्टी के लिए कही, कुछ बातें मुकेश जी की पार्टी के लिए कही। मुकेश जी की पार्टी के लिए कहा, परिणाम दीजिए, अभी 2.25 साल आपके हाथ में है, ढुलमुल बातें नहीं चलेंगी, नेताओं का अहंकार और दंभ नीचे करिए। आपके तमाम मंत्री दंभ के शिकार, आपके तमाम नेता दंभ के शिकार, और कई बार इतना दंभ हो जाता है कि वो सरकारी अधिकारी से लेके टैक्स कलेक्टर तक को मारने लगते हैं। ये दंभ है ना, ये नहीं चलेगा। ये वो समय बीत रहा है, और जो पार्टियां जाति आधारित राजनीति या मजहब आधारित राजनीति का गुणा गणित कागज पर लगाती है, उनको भी लगना चाहिए कि वक्त बदल गया। 54% वोट बताता है हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच सबने वोट किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, पंजाबी, नॉन पंजाबी, सबने वोट किया, तब 54% की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है दिल्ली में। यह भी समझना होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो 25 साल में देखे, नेता कागज पर जोड़ देता है, इतने काची, इतने कोरी, इतने ब्राह्मण, इतने मुसलमान, और गुरु जीत गए सीट। वो फंडा दूर हो रहा है। और हरीश जी के लिए भाजपा लाख कहे, राज्य का चुनाव था, आज भाजपा के एक नेता ने कहा कि छोटा राज्य है, इसके दिल्ली के है, मुख्यमंत्री का चुनाव था, सरकार का चुनाव था, ये कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं जिस पर इतना चिंतन हो। क्यों? गारंटी किसकी थी? रिजर्व बैंक के नोट पर, अमरनाथ जी समझिएगा, आपको तो मैं आज न्यूट्रल ही मान रहा हूं, आपकी पार्टी को आज न्यूट्रल मान रहा हूं, आज उसमें आप न इधर न उधर, जीरो में तो बाले न्यूट्रल मान लेता हूं। आप रिजर्व बैंक का नोट उस पर लिखा होता है ना, मैं धारक को वचन देता हूं, मुकेश जी लिखा होता है ना, बिल्कुल लिखा था। ऐसा पत्र मोदी जी का देश के हर अखबार में छपा, मैं वचन देता हूं, हम नहीं, मैं वचन देता हूं कि दिल्ली को ये करूंगा। फिर चुनाव के हरीश चंद्र श्रीवास्तव के नाम पे लड़ा गया। फिर वचन वो दे रहे तो किसके नाम पे लड़ा गया भैया? नारा आज से अंत तक कहीं नारा ये नहीं लगा चलो चले बेदी के साथ, नारा लगा चलो चले मोदी के साथ। फिर ये जनमत संग्रह किस पर है? 48 घंटे पहले आई लेडी पर जनमत संग्रह मान लें, उसका चेहरा तो इतना सा छपता था, इतना बड़ा चेहरा तो मोदी जी का छपता था, और गारंटी भी मोदी जी की थी, आवाहन भी मोदी जी का था। तो समझना पड़ेगा, अगर 9 महीने पहले जो आदमी देश का महानायक बनके उभरा, उन 9 महीनों में ऐसा क्या हो गया जिस प्रदेश में केंद्र की सरकार खुद विराजमान है। और हरीश जी, जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा में ये सरकार, केंद्र सरकार पर ये जनादेश नहीं है, वो गलतफहमी के शिकार है या गलत प्रचार करना चाहते हैं। पूरी कैबिनेट, 120 सांसद, 13 राज्यों के कार्यकर्ता उस छोटे से शहर दिल्ली में थे। इसलिए तो मानना पड़ेगा, जिस दिल्ली ने आपको 9 महीने पहले 7 सीटें दी लोकसभा की और 60 विधानसभा सीटों पर
आपको बढ़त दी, वहां आज आप 3 पर आ गए सिर्फ 9 महीने में। सोचना तो पड़ेगा ये लहर उत्तर प्रदेश जाने में कितनी देर लगती। मुकेश जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, मैंने 2 बातें आपकी पार्टी के लिए कही। दिल्ली का परिणाम का समाजवादी पार्टी के लिए मेरी समझ में ये 2 महत्वपूर्ण संदेश हैं। मुकेश बहादुर जी। जी अमिताभ जी, देखिए आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी में दम्भी नेताओं की भरमार है। देखिए जहां तक अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के आला कमान से लेकर के और मुख्यमंत्री तक इतने विनम्र और सरल और सहज मुख्यमंत्री शायद ही किसी प्रदेश के होंगे। एक बात हाँ, हो सकता है कि जब बड़े स्टेट को आप गवर्न करते हैं तो कई बार छोटे कार्यकर्ताओं से या मंत्री स्तर से या विधायक स्तर से गलतियां होती हैं। जब गलतियां होती है तो उसमें सुधार भी किया जाता है और उससे सबक भी लिया जाता है। दूसरी बात, दिल्ली के परिणामों का निसंदेह यूपी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली से पहले यूपी में असर पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि पहले बाई इलेक्शन और उसके बाद कैंट के इलेक्शंस में और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी प्राइम मिनिस्टर की हारना अपने आप में यूपी से ही संदेश शुरू हो गया था, दिल्ली से बाद में शुरू हुआ है। ये केजरीवाल जी और आप पार्टी देखिए बधाई की इस बात के लिए पात्र है कि उन्होंने एक बड़ी ताकत के सामने लड़ा और हार के दोनों कारण थे, पॉलिटिकल भी थे और नॉन पॉलिटिकल भी थे। पॉलिटिकल कारण में आप गिन सकते हैं इसलिए थे कि मोदी जी की गलत स्ट्रैटेजी थी, आरएसएस के नेताओं का प्रचार करना, स्थानीय नेताओं की उपेक्षा और वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण थे। नॉन पॉलिटिकल ये थे कि मोदी जी को जिस तरीके से 9 महीने में दिल्ली ने रीड किया, इंटरप्रिटेशन किया, उसको एनालाइज किया, साक्षर दिल्ली थी। उन्होंने देखा कि मोदी जी अपने 8-9 महीने के कार्यकाल में वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उन्होंने लार्जर लेवल पे प्रॉमिस किया था, जो महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला, झारखंड में देखने को मिला और प्रभावी तौर पर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। बट एक तरफ अपने भाषणों में जहां मोदी जी केजरीवाल जी को ये कहते थे कि 49 दिनों में ये भगोड़ा हो गए, इन्होंने परिणाम नहीं दिया, दिल्ली से धोखा दिया, तो 49 दिनों में एक आदमी ने दिल्ली को धोखा दिया और आप 9 महीने में अभी तक क्या देश को धोखा नहीं दे रहे? ठीक है मुकेश जी, तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं अपनी बात के समर्थन में जी और कोई बयान नहीं लाऊंगा। ऐसा 2 लोगों का नाम लाऊंगा जिनकी बात का खंडन समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लिए संभव ही नहीं हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, एक से सुन लो भैया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के 12 बयान मेरी स्मृति में बिल्कुल सीरियल वाइज नोटेड है। 12 बयान जिसमें जो मैंने कहा वही मुलायम सिंह जी ने कहा है। उन्होंने तो आर्थिक भ्रष्टाचार भी उसमें जोड़ा, मैंने अभी वो नहीं जोड़ा था, उन्होंने वो भी जोड़ा 12 बार कहा, 1-2 बार नहीं, 12 बार गिन के, जब से सरकार बनी है, यानी हर 3 महीने का औसत आया। और रामगोपाल यादव वही बात उन्होंने कही, जमीन पर कब्जा, दलाली, ट्रांसफर पोस्टिंग से बाहर निकलो नहीं तो पार्टी डूब जाएगी। रामगोपाल यादव इन मैनपुरी, ये मैं नहीं बोल रहा, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। 17 में नहीं मिलती कुर्सी मित्र, इन अदाओं पर तो फिर नहीं मिलती। अब हरीश जी आपकी पार्टी कह रही भाई जन्म संग्रह नहीं, तो क्या राम रहीम पे जन्म संग्रह था दिल्ली में, बाबा राम रहीम पे? नहीं, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपसे देखिए जो केंद्र सरकार की फंक्शनिंग है जी, राज्य सरकार तो डिलीवर, कोई सरकार बनी और वो डिलीवर अगर करना चाहे तो महीने 2 महीने में उसका प्रदेश में असर दिखाई पड़ने लगता है। मसलन कि अगर कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहती है और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बुला के सख्ती से कहा कि भाई कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ईमानदार नियत के साथ। हरीश जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, क्या यह चुनाव मोदी के कार्य पर मोदी जी की मैं उसी बात पे अमिताभ जी आ रहा हूँ, मेरी बात पे तो पूरी होने दीजिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। तो और जो केंद्र सरकार का फंक्शन है वो बहुत सारा स्टेट पे डिपेंड करता है, बहुत सा उसको जो नीतियां वो लाती है। जैसे अब आपको मसलन मैं बताऊं उदाहरण के रूप में कि काले धन पे इधर पिछले महीने 2 महीने 3 महीने से सभी दल करीब करीब बोल रहे हैं कि साहब वो मोदी जी ने वादा किया था और काला धन अभी नहीं ले आ पाए। कल ही एसआईटी का आया कि 10,000 करोड़ रुपया मार्च तक हम काले धन वापस आ रहा है। एसआईटी आपकी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की है, चाहे जिसकी एसआईटी हो, आप नहीं कुछ कर रहे हैं उसमें। नहीं, आपने तो एसआईटी भी नहीं गठित किया, इंडियन एक्सप्रेस ने जारी कर दिया, आपके पास नहीं आया। आप तो इसमें बोलने लायक नहीं है। 15 लाख के जुमले को आपने जुमला कह दिया। आप तो इसमें बोलने लायक नहीं है।
आप हैं तो ना? मैं अमिताभ जी ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे वो रिजल्ट लोगों के सामने आ रहे हैं, और चाहे वो निवेश की बात हो, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे इसको आंकड़ों वाली शब्द जनता को इन्हीं आंकड़ों में नहीं, जनता को इन्हीं बातों को लेकर भ्रमित किया गया। इन दलों ने जब आप जीतो, हरीश जी एक मिनट हरीश जी, जब आप जीतो तो जनता विवेकशील और आप हार जाओ तो जनता भ्रमित, ये ठीक बात नहीं। ऐसा नहीं, ये आप यही बोल रहे हैं कि जनता को भ्रमित किया गया। जनता कभी भ्रमित नहीं होती, और किसी राजनीतिक दल में इतनी हैसियत नहीं कि जनता को भ्रमित कर दे। जिस जनता ने इंदिरा गांधी को हरा के जमीन पर लाके खड़ा कर दिया, उसको आप भ्रमित करेंगे? अमिताभ जी मुझे बताइए कि 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, और अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में मायावती सरकार यहां से बाहर हुई थी, ठीक है, और सपा सरकार को उसने कमान सौंपी, और क्या हालात है आज? हरीश जी ठीक है, आपकी बात आगे। भ्रष्टाचार के और अपराध के मामलों को ले लीजिए, भाई रुकेंगे तब ना बोलेगा। तो गवर्नर को लिखता है कि साहब ये मामलों में 14 अरब के घोटाले के मामले में हमने रिपोर्ट दी, कार्रवाई नहीं हुई। हरीश जी, और अपराध के मामलों से अखबार फटे पड़े। हरीश जी अब रुक जाइए थोड़ा। समाजवादी पार्टी पर बोलने को मिल जाए तो आपकी बातें खिल जाए, और सपा को आप पर बोलने को मिल जाए सांप्रदायिक एजेंडे पर तो उनकी बातें खिल जाए। नहीं मेरी बहस, हरीश जी एक मिनट, मेरा निवेदन है। आपने एक सवाल उठाया 2012 में समाजवादी पार्टी 3 कारणों से आई। किसान की कर्जा माफी का ऐलान, लैपटॉप और टैबलेट, और डीपी यादव को पार्टी में न लेने का फैसला। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका नतीजा उनको 17 में मिलेगा। वो 12 में आए इन्हीं कारणों से थे, और कोई गलतफहमी ना आप रखो ना मुकेश बहादुर की पार्टी रखे। भूपेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आप पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली की सड़कों पर हैं, मुझे समझाइए कि लास्ट लेग में इलेक्शन के जब यह बयान आया अमित शाह जी का कि भाई वो 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में, वो तो एक चुनावी कहावत थी, जुमला था यार, आप भी उसको सीरियसली ले लिए, क्या उसने आपकी कुछ 10-20 सीटें बढ़ाई? नहीं बिल्कुल। कहीं आपको लगा कि जनता ने आपसे पूछा हो कि भैया ये तो धोखा हो गया, ये क्या बवाल, मैं तो जोड़ के बैठा था कि मुनिया की शादी कर देंगे, छप्पर डलवा लेंगे, एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, भैंस ले लेंगे? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनादेश मोदी जी को दिया गया था, और जितना अगर आपको याद हो, आप उनके पुराने अगर जितने भी पब्लिक मीटिंग्स हैं अगर उसमें निकाल के देते तो वो आंकड़े बताते थे कि इतने लाख करोड़ रुपए हैं, और अगर उस हिसाब से ये जब वापस आ जाएगा तो हर खाते के अंदर 15 लाख रुपए होगा। और जब चुनाव के करीब आते आते दिल्ली का चुनाव जब इस पे जब बनने लगा, तो जब उन्होंने अमित शाह ने कहा कि ये तो एक चुनावी जुमला था, तो ये वाकई इससे हमारे चुनाव में फर्क पड़ा, और ये उनमें से एक कारण था। बाकी अगर आप देखें तो जितने आखिरी 1 हफ्ते के अंदर जो इन्होंने मीडिया के अंदर इस बार राजनीति को जितने निम्न स्तर पर लेके गए, उस पर बाद में जाएंगे, उसमें बाद, हाँ जी बिल्कुल, ये अमित शाह के उस पर बाद में जाएंगे, यही बात में भूपेंद्र भाई उसमें बात में जाएंगे। मैं वही बात कह रहा हूं हरीश जी, अगर 15 लाख का मुद्दा दिल्ली में कारण बन सकता है तो गाजीपुर में क्यों नहीं बनेगा, मुझे ये सवाल समझा दीजिए। इसीलिए मैंने आज ये सवाल रखा कि यूपी में असर क्या पड़ेगा। बनेगा तब तक सरकार का परफॉर्मेंस बहुत कुछ 15 लाख आएगा कि नहीं आएगा खाते में, और जो मोदी जी के विकास की क्षमता है मोदी जी तो तब तक बहुत साकार हो चुका होगा। हमारा विकास होगा नहीं होगा, मुकेश बहादुर 15 लाख आएगा खाते में, मुद्दा बनेगा कि नहीं? देखिए अमिताभ जी, ये दोनों लोग राष्ट्रीय दलों के नेतागण हैं। आपको ध्यान हो, कांग्रेस के भी एक सांसद ने उस समय ऐसा जुमला दिया था कि 5 रुपए में खाना मिल जाता है, उससे पार्टी को और नुकसान हुआ था, उससे और पार्टी को नुकसान हुआ था। उसी तरह से जो अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट था, निसंदेह वो दिल्ली हो या गाजीपुर हो या आजमगढ़ हो, कहीं भी नुकसान होगा, क्योंकि जनता तो उसी हिसाब से देखती है। अमरनाथ जी, जैसे राज बब्बर और वो अपने काजी साहब उन्होंने दिया था, रशीद मसूद साहब, इन 2 लोगों के बयान ने आपकी वैसे लुटिया डूब रही थी, उसमें एक पत्थर और रख दिया लोटे में, वो बिल्कुल ही कुएं के अंदर चला गया, लोटा बाहर ही नहीं आया। क्या वैसा ही कांड अमित शाह की इस टिप्पणी ने कर दिया कि भाई 15 लाख रुपए की आशा मत लगाओ, वो तो एक कहावत थी, चुनाव में बोली, बात खत्म। इससे स्पष्ट हो गया, उन्होंने कहा जी अमरनाथ जी, इससे स्पष्ट, इस जुमले से स्पष्ट हो गया कि खुद अमित शाह जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जो वादा कर रहे हैं वो झूठा है।
जनता ने उसको समझ लिया। उसको आगे मत ले जाओ, उन्होंने कहा जुमला है, सीरियस नहीं अमिताभ जी, है वो उसको लेके। अमिताभ जी, उन्होंने कहा ना जुमला है, अमिताभ जी, वादा नहीं था वो। जी मुकेश जी, आप अमिताभ जी जनता की भावनाओं पर आप माइक पकड़ के कोई विदूषक का काम थोड़ी कर रहे हैं कि आप जुमले पढ़ कर करके जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोनों ही दलों के जो नेताओं ने किया वो उससे जनता ने सब देखा। और एक चीज और बताएं मुकेश जी, मैंने एक बार कहा इस बात को, भूपेंद्र जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आपके लिए अब ये इशू 14 तारीख के बाद शुरू होने वाला है, जी है ना। समाजवादी पार्टी तो आधे रास्ते चली आई, फिर बाकी जो गलत सही किया उसका परिणाम 17 में मिलेगा। आपका 14 से टाइम शुरू होगा घड़ी देखकर। हाथी को गन्ना मत दिखाइए अगर उसको गन्ना खिलाने की आपकी इच्छा नहीं है। चुनाव गन्ना दिखा के चुनाव जीतना बहुत सरल है, उसके बाद हाथी सूंड में बांधकर आपको जमीन पर पटक के मार डालता है। यही हुआ दिल्ली में। आपके लिए चुनौती है भूपेंद्र भाई, और मुकेश बहादुर की पार्टी के लिए एक संकट पैदा होगा। जब आप 17 में जाओगे तो 10वीं पास लड़का कहेगा कि चचा हमें तो टेबलेट मिले ही नहीं, एनासिन की टेबलेट मिली थी एक बार, सो खाली जब सिर में दर्द हुआ, आप वादा करके आए थे। लोग पूछेंगे आपने कहा था हर 12वीं पास को लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप मिला कितने को? 50,000, 60,000, 70,000। और उन 5 सालों में 75 लाख से 1 करोड़ बच्चे पास आउट हो चुके होंगे 12वीं में। 5 साल में 1 करोड़ बच्चे पास आउट हो चुके होंगे। वो 1 करोड़ में लाख 2 लाख जो पा गए वो अलग हो जाएंगे, बाकी लोग आपके पीछे दौड़ेंगे कि मेरा टैबलेट कहां है, मेरा लैपटॉप कहां है। ये योजनाएं चुनाव का तो बनती है। अमित शाह जी का बयान मैं मानता हूं, भाजपा को चुनाव हरवाने में सबसे प्रभावशाली भूमिका 2 कारणों की थी। उसमें एक कारण था पैराशूट लीडरशिप और दूसरा कारण था ये जुमला। जो राजनीतिक दल ऐसे जुमलों से चुनाव जीतना चाहते हैं उनके लिए सबक है दिल्ली का चुनाव। हरीश जी गलत तो नहीं कह रहा इसमें कुछ? हरीश जी इसमें कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? हाथी को गन्ना दिखाओगे और बाद में खिलाओगे नहीं तो हाथी मार डालेगा। ठीक है, हमने जो वादा किया वो हमको पूरा करना होगा। नहीं, अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमने जुमला दिया था, ये वादा ही नहीं मान रहे भैया, समस्या तो ये है। हरीश जी, काले धन वापसी की बात जो कही थी सरकार ने, पार्टी ने, नहीं हर और किसी के खाते में 15 लाख जो काला धन एक कानूनन प्रक्रिया के तहत ही तो आप लाएंगे। आप कोई ऐसा तो है नहीं तिजोरी खोल करके उसको लिफ्ट करके ले आए, और वो प्रक्रिया शुरू हुई है और वो धन SIT का आपने आज बयान पढ़ा होगा। ठीक है तो ठीक है। मैं एक बात कहूं, सारी ज्ञान सत्ता में आने के बाद क्यों आता है? अगर ये ज्ञान भूपेंद्र जी की पार्टी को आया तो अमिताभ अग्निहोत्री आज सबसे ज्यादा इनको बधाई दिया है। मैंने 5 तारीख को आम आदमी पार्टी के विजय की घोषणा की थी जब एग्जिट पोल नहीं आए थे। 5 तारीख को अपनी समझ से मैं सबसे पहला आलोचक बनूंगा इनका। अगर इन्होंने बाद में उसमें किंतु परंतु लगाए, बिजली के बिल में, पानी के बिल में, जैसा समाजवादी पार्टी ने किया। नहीं जी, रामलाल की दुकान से उधार लिया होगा खेती का कर्जा तभी माफ करेंगे, श्यामलाल के बैंक से लिया तो नहीं करेंगे। आपने चुनाव में क्यों नहीं बोला? आपने चुनाव में क्यों नहीं बोली ये बात? इसको लैपटॉप देंगे, उसको नहीं देंगे, चुनाव में बोलना चाहिए था। टैबलेट किसी को नहीं देंगे, चुनाव में बोलना चाहिए था। मंच पर बोलते हो सबको देंगे, सब कुछ देंगे। उसके बाद अब भाजपा समझा रही है इस मुल्क को। तब तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। एक बहस में मुझसे एक सज्जन अड़ गए, बोले मोदी जी के मुंह से ये बात नहीं निकली, मैंने उनको वीडियो सेंड कर दिया। मैंने कहा सुनिए, मोदी जी बोल रहे हैं चुनाव में, ये शब्द बोल रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आज आप बता रहे हो कि प्रक्रिया के तहत तो आएगा, कोई तिजोरी में रखा के लिए आएंगे। ये बात चुनाव में बोलनी चाहिए थी आपको कि कोशिश करेंगे, आए नहीं आए भगवान की मर्जी, प्रक्रिया के तहत आएगा, समय लगेगा, आपको बोलना चाहिए था। हरीश जी आपको ये बात देश के सामने रखनी चाहिए थी उस वक्त। तो मुझे याद है मोदी जी का एक वर्जन भूपेंद्र जी को याद होगा, अमरनाथ अग्रवाल को भी याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन ले आऊंगा, 100 दिन में, और साथ में बाबा रामदेव ताली बजा रहे थे, बोले हाँ जी हम भी ले आएंगे 100 दिन में।
कहां है रामदेव जी और कहां है 100 दिन का काला धन? ये जनता के साथ छल करना कब बंद होगा राजनीतिक दलों का? भूपेंद्र जी, मुझे लगता है इसका भी लाभ आपको मिला है, लेकिन वादे आपके भी बहुत बड़े हैं। नहीं, मैं सहमत हूं आपसे। आपको पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा, बिजली पानी के बिल में राहत, वुमेन सिक्योरिटी, तमाम बड़े मसले हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो वादे अगर हम पूरे नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा भी आने वाले चुनाव में या राजनीतिक जो नतीजे इस बार आए हैं वो हमारे विपरीत होंगे। तो अगर हमें, क्योंकि जिस तरीके से अभी जितनी पुरानी हमारी पार्टी है और जिस प्रकार का हमें जनादेश मिला है, तो हमें इन सारी स्थापित पार्टियों से बल्कि ज्यादा सचेत रहना होगा। हमें इस चीज पे हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आज से हमें अगर जीत की इस खुशी के अंदर इस चीज को भूल गए, लेकिन हमें आज से ही इस चीज का ये एहसास होने लगा है कि आज से हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी है कि जो वादे हमने पूरे किए हैं वो वादों के साथ साथ आचरण, व्यवहार, जो ये दम्भ अहंकार की राजनीति की जो बात हम कर रहे थे हमारे नेतागण को लेकर और हमारे जमीनी कार्यकर्ता जिसके दम पे हम चुनाव जीत के आए हैं, उसको मेरे ख्याल से अपने आप को दुरुस्त रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है और यही इस राजनीतिक परिवर्तन की जो नतीजे हैं ये इसी का एक मेरे ख्याल से इंगित करने वाला चुनाव परिणाम है ये। और ये सबके लिए, ये हमारे लिए भी है, बीजेपी, कांग्रेस, अमरनाथ जी, सपा के लिए भी है। अमरनाथ जी, राजनीतिक दल झूठ का व्यापार कब बंद करेंगे? चुनाव के मंच पर कहते हो भैया वोट दो, बाकी सब हम ठीक कर देंगे, मकान दुकान सब दे देंगे, चिंता नहीं करो, ताजमहल भी तुम्हारे नाम लिख देंगे, गांव में गांव बनवाएंगे ताजमहल। और उसके बाद आप सेक्रेटरी को आगे कर देते हो कि भाई इनसे मिलो, सेक्रेटरी साहब बताओ इनको क्या कानून है। ये जो बौद्धिक भ्रष्टाचार है, ये जो छल है जनता के साथ, ये कब बंद होगा? सारी पार्टियां छल करती है, आपकी पार्टी भी करती है। हमारी पार्टी ने तो कोई ऐसा वादा किया आप बताइए अमिताभ जी, हमको तो याद नहीं है। आपको याद नहीं है? यही तो मुश्किल है आप लोगों के साथ, आपको याद नहीं है। अगर कोई ऐसा कभी किसी भी जगह ऐसा कहा हो कि हम ये चीज गिफ्ट देने जा रहे हैं, भैया गिफ्ट आपकी सबसे बड़ी नेता जिन्होंने जवाहरलाल जी से भी ज्यादा इस देश में शासन किया, उन्होंने कहा मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, फैसला आपका। जनता ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा को फैसला कर दिया। गरीबी कहां हटी हिंदुस्तान में? ये बातें मत समझाइए। नहीं, बात अमिताभ जी, बात हो रही थी लैपटॉप की, बात हो रही है जहां झुग्गी है वहां नहीं, की बात हो रही है 15 लाख रुपए की। अमरनाथ जी, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा नहीं, गरीबी हटाने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं, जितने तो ये भी प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी तो ये थोड़ी करी प्रयास नहीं कर रहे, वो करे हम भी प्रयास कर रहे हैं और हरीश जी करे हम भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रयास नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में जो घोषणा की थी उसको वादों को पूरा किया है। नहीं मुकेश भाई, एक बात पर मैं बड़ी आंखों देखी बात कह दूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन आंखों देखी जो बात होती वही कहता हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप सब लोगों को मेरी बातों से साबका जमीन पर जरूर पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा होगा, लेकिन अभी आप लोग मानोगे नहीं। एक भूपेंद्र भाई, एक बैंक के अधिकारी आए मेरे पास जब सरकार बन गई, वो मिर्जापुर में तैनात थे, मैनेजर थे। बोले अग्निहोत्री जी, मुकेश भाई सच्चा किस्सा सुना रहा हूं, इसको इसके भाव को समझिए, समझ के बताएंगे मुख्यमंत्री जी को तो पार्टी का कुछ भला होगा, नहीं तो भगवान भरोसे। उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी मेरी नाक में दम हो गई, 500 किसान दिन में आता था, कहता था भाई हमारा कर्जा माफ करो। नेताजी ने कहा था कि सरकार आएगी कर्जा माफ, और बोले हमने कहा नहीं, अरे बोले नेताजी बोले तुम्हारे कहने से मान लेंगे। तुम कौन होते हो? बाबू हो, जब नेताजी बोल दिए तो कौन रोकने वाला है? सरकार आ गई भैया की। बोले हमको पोस्टर लगवाना पड़ा अपने बैंक के बाहर, फ्रेम करवा के कि भैया एक पर्टिकुलर बैंक है, उसमें भी 4 शर्तें हैं, उनसे जाके निपटो सुलझो, इधर नहीं आओ, मेरी जान यहां कर्जा माफ नहीं हो रहा। ये हकीकत बता रहा है। इस सवाल का उत्तर कौन देगा? टैबलेट एक भी बच्चे को नहीं मिला, कन्याधन पर कोई शर्त नहीं होगी, ये चुनाव में था, आपने आज शर्तें लगा दी। लैपटॉप पर कोई शर्त नहीं थी, अब मेधावियों को मिलेगा, पहले का सबको मिलेगा। ये सब सवाल उठते हैं। ये जो काला धन पर इन्होंने किया ना, इन्होंने कान में ननकू के बोल दिया कि 15 लाख तेरे खाते में आएंगे, ननकू भौरा गया। अब ननकू ढूंढ रहा है भैया 15 लाख ना सही 15,000 ही लाओ।
ये सवाल नहीं पूछेगी जनता? अमरनाथ जी, ये तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, कोई राज्य हो। निश्चित अमिताभ जी, एक पॉइंट और था, बेरोजगारी भत्ते पे उम्र की सीमा लगा दी थी। ये मैं वही कह रहा हूं, आप ये जो शर्तें लागू वाला एक विज्ञापन है, ये सरकार में आने के बाद क्यों देते? हमारा हरीश जी ने आज बता दिया कि भाई कानून से काम होगा ना। चुनाव के मंच पर आपको बोलना चाहिए था कि कानून से काम होगा। समाजवादी पार्टी को चुनाव के मंच पर बोलना चाहिए था कि कानून से काम होगा। भैया इसमें लिखा पड़ी होगी और बाबू लोग बाद में तय करेंगे नियम। मुकेश जी, पहले आप बताइए, ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए अमिताभ जी, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो भी जब समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए, उस वादे को पूरा करने का पूरा प्रयास आज भी निरंतर रूप से किया जा रहा है। कई बार जो इस तरह की दिक्कतें, जो आप किसान कर्जा माफी एक बैंक द्वारा किया गया या तमाम इस तरह की कंडीशन लगाई जाती है, कई बार इस तरह की चीजें ब्यूरोक्रेसी भी लाती है, तकनीकी खामियां लाती है, जिसकी वजह से कई बार। जी मुकेश जी, मैं वीडियो भेज दूंगा आपके पास। आप नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपकी सुन लीजिए, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष के वीडियो जनसभाओं के। नहीं, एक बार सुन लो, मेरी बात गलत निकले पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं किया क्या इसका, इसने एक सेकंड सुन लीजिए, और किया क्या इसका डिटेल आलोक रंजन जी से ले लीजिए। अमिताभ जी, मैं क्या बोला और क्या हुआ? मैं अमिताभ जी आपकी बात को नहीं काट रहा, बट समाजवादी पार्टी ने अगर लैपटॉप कहा था तो लैपटॉप भारी संख्या में बांटे गए प्रदेश में। समाजवादी पेंशन कही गई थी तो समाजवादी पेंशन दी जा रही है। भैया मुकेश भाई, 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पात्र हो गए लैपटॉप के। कितने बटे? ये सवाल है, मैंने ये तो कहा नहीं बटे। 15 से 17 लाख बच्चे इंटर पास होकर निकल रहे हैं हर साल। कई बार बजट का अभाव होता है, कई बार और तकनीकी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि मेधावी छात्रों को दिया जाएगा। इन संकटों को यहां दोहराने का मकसद मेरा ये नहीं था कि समाजवादी पार्टी से जवाब मांगू, भाजपा से। इनका जवाब मुझे पता है सबका। ये मुझे सचेत करना है। मैं आपको सचेत करने जा रहा हूं कि 15 तारीख को जब आप सचिवालय में मंत्री होकर आप लोग बैठोगे तो ये मसले आएंगे। जनता ने, झुग्गी वाले ने, झोपड़ी वाले ने, ग्रेटर कैलाश वाले ने, कैलाश नगर वाले ने, आरके पुरम वाले ने आपके इन वादों पर वोट दिया है। हर डीटीसी की बस में सुरक्षा होगी, महिला दस्ता होगा, हर बस सीसीटीवी कैमरे की जद में होगी, हर गली सीसीटीवी कैमरे की जद में होगी, बिजली का बिल संतुलित होगा, पानी का बिल आधा होगा। अगर आप भी समाजवादी पार्टी की तरह से बाद में आपके बाबू उसमें क्लॉज लगाएंगे, शर्तें लागू, या हरीश जी की तरह बताएंगे कि भैया काम तो प्रक्रिया से होगा, चुनाव में बोलना था बोल दिया, तो जनता फिर ठगा हुआ महसूस करेगी। भूपेंद्र जी, हाँ बिल्कुल करेगी। मैं आपसे सहमत हूं इस चीज के लिए, और हम इस चीज का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और हमें ये इस चीज का एहसास है। और जैसे पहले भी कई बार आपने प्रोग्राम में कहा कि जो अगर मापदंड स्थापित किए जा रहे हैं उसके, मेरे ख्याल से ये हमारी इस राजनीतिक सुधार का अगर हम अपने आप को श्रेय देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस चीज का हमारे ऊपर एक अतिरिक्त बोझ भी होना चाहिए कि हम अपना बिल्कुल जो चीजें कही गई हैं और जिस तरीके से जनता ठगा महसूस करती है वो ना करे। जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे का जिक्र किया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वाकई जैसे अभी इन्होंने अपने एमएलए फंड से, मैंने देखा जहां पे बहुत सारी जगह इन्होंने मोहल्ला सभाएं की। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं पटपड़गंज का। पटपड़गंज में मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है कि 684 जगह या 600 समथिंग जगह इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया, अधिसूचना जारी होने से पहले जितने पास हो गए थे। तो ये जो आप बिल्कुल कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और मैं क्या इसमें कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि जिसमें कोई सहमत ना हो। जी जी अमरनाथ जी, और यही बात अब दूसरे राजनीतिक दलों को भी समझने की जरूरत है। जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जनता क्विक रिजल्ट चाहती है, क्विक डिलीवरी चाहती है, नहीं तो फिर उसको भी नकार देगी। देखिए, निश्चित है जनता गुड गवर्नेंस चाहती है जी, और जिस तरीके से वायदे हो रहे हैं, लॉलीपॉप बांटी जा रही है, वायदों के माध्यम से सरकारें बनी हैं, वो सरकारें मोदी जी का जो सामने हर्ष हुआ है, नतीजा आया है, उसी तरीके से आप पार्टी के साथ पूरी हमारी ठीक है। हरीशचंद्र जी, अब ट्रेंड बदल रहा है और केंद्र में भी बीजेपी को दुरुस्त होने की जरूरत है काम को लेकर। निश्चित रहेगा, कहीं कोई वायदा नहीं है। जैसे ये जुमला का 15 लाख ऐसे महंगाई जुमला हो गया। हरीश जी, बहुत संक्षेप में। गायत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जिसने जो वायदे किए हैं वो उसको उस पर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और उसको हम साकार करके दिखाएंगे। जरूरत है क्योंकि दिल्ली और यूपी ज्यादा दूर नहीं है।
देखिए गायत्री जी, हर जो राजनीतिक दल जो संवेदनशील होता है और जो जनता के प्रति सजग होता है, वो निश्चित रूप से इन चीजों को सबक में लेता है, इन चीजों को संज्ञान में लेता है। और जहां तक हमारी सरकार का है, हमारी सरकार ने जो वादे पूरे किए उन पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपके चैनल पर यह विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी जनता के प्रति सजग रह करके अगले 2 सालों में जो भी हमारी कमी है उसको पूरा करेंगे और जनता के साथ हम जो विश्वास है उस पर खरे उतरेंगे। ठीक है, अमिताभ जी संपादक करेंगे। जनता मालूम चुनाव के बाद जब पार्टियां एकदम गौतम बुद्ध हो जाती हैं सरकार में आने के बाद, तो जनता कैसा महसूस करती है? किसी बिटिया का ब्याह हो जाए और लड़के वाले बताए कि लड़का LNT में इंजीनियर है, 3 लाख रुपया महीना पाता है, और बाद में पता लगे कि लड़का तो मनरेगा मजदूर है, तो उस लड़की को जितना धक्का लगता है ना, उतनी जनता को धक्का लगता है आप लोगों की बातों से। ये जान लीजिए, वहां तो शादी हो जाती है, हिंदुस्तान है, तलाक का अवसर बहुत मुश्किल है हर आदमी, हर परिवार के लिए, लेकिन यहां तो 5 साल में तलाक हो जाती है। और तलाक भी ऐसी होती है, कोई 0 पे आता, कोई 3 पे आता है। ये भी सोच लीजिए, ये भी स्थिति साफ है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश का उदाहरण सामने है। और राजनीतिक बेईमानी की एक बात मैं कहूंगा, सबसे बात मुकेश भाई, दिल की बात बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी कैसा शासन चलाएगी मैं नहीं कह सकता। बहू घर आएगी तब देखेंगे उसका चाल चलन। अभी तो फेरे हुए, विदा हो रही है, अभी से कोई टिप्पणी नहीं, शुभकामनाएं। लेकिन एक राजनीतिक बेईमानी की बात कहता हूं, हरीश जी, अमरनाथ जी, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम CCTV कैमरे लगाएंगे। बीजेपी के बुद्धिमान लोगों ने उस पर एक टेबुलेशन पेश किया जनता के सामने, कहा जी 40,000 करोड़ के कैमरे बता दिए अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली का तो बजट इतना नहीं, और उसके नीचे लिख दिया फेंकू। ठीक, मेरे जैसा अल्प बुद्धि का आदमी भूपेंद्र जी, पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने कहा लो गूगल पे डाल के देखूं। गूगल पे मैंने टाइप कर दिया CCTV कैमरा यूनिट इन दिल्ली रेट प्राइस, 825 रुपए से शुरू है CCTV कैमरा, और हिंदुस्तान में आयात होने वाला अधिकतम मतलब सर्वोत्तम तकनीक का जो कैमरा यूनिट है वो 2,10,000 का है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख रुपए पर यूनिट जोड़कर जनता को थमा दिया। बोले जी देखो ये तो गलत बयानी कर रहे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? कोई दूसरी पार्टी भी हो, सच को सच मानने में गुनाह है क्या? क्यों नहीं हम लोग ऐसी साजिश करके चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? क्यों ये नहीं लगा पाए CCTV कैमरा? बात समझ में आती है। फिर मैंने उसका टेबुलेशन करा तो मुझे लगा कि नहीं, 825 वाला बहुत खराब है, 3 से 5,000 रुपए के बीच में ठीक ठाक कैमरा आता है जो धूल, पानी, बरसात, गर्मी, भारत की ऋतुओं के अनुरूप है, जो लग सकता है। ऐसे झूठ क्यों प्रचार करें हम? लगेगा तो हिंदुस्तान में ही, दिल्ली में ही, अपनी ही जनता के लिए। लेकिन हमने एक ऐसा वायुमंडल तैयार कर दिया। नहीं, जो वादा करिए उस पर टिकिए। अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा में जाएंगे, यह छोटा इम्तिहान है जो उन्होंने जीता है, अब बड़े इम्तिहान में बैठेंगे। लेकिन आज मैंने विषय सिर्फ इसलिए रखा, वरना दिल्ली पर भी चर्चा कर सकता था केवल जीत पर उनकी, बाकी दलों के पराजय पर। उत्तर प्रदेश को बीच में इसलिए लाया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यह बदलती हुई वोट का एक जो वोटिंग पैटर्न है ना, जनता का मानस, उसको वहां की मौजूदा सरकार को समझना होगा। सरकार से ज्यादा आप उस सरकार जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को समझना होगा। उनको संयम का पाठ सीखना होगा, उनको मर्यादा सीखनी होगी, उनको दबंगई से तौबा करनी होगी 17 में, और हरीश जी की पार्टी को भी परिणाम देना होगा। भाषण से अगर चुनाव जीतता दिल्ली का, तो आपसे बेहतर कोई, मतलब भाजपा से बेहतर कोई नहीं था। परिणाम चाहिए। और अमरनाथ जी से तो मैं यही कहूंगा, आपकी पार्टी को तो अपने अस्तित्व पर ही पुनर्विचार करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए, कौन सा प्रयत्न किया जाए ताकि कांग्रेस रिवाइव हो सके। आज एक मांग फिर उठी है, वो हर हार के बाद उठती है अमरनाथ अग्रवाल जी। मैं इतने सालों दिल्ली में, हर हार के बाद वहां कुछ लोग आते हैं, प्रियंका लाओ देश बचाओ, चाटुकारों से पार्टी को बचाओ। लेकिन आप लोग इस
कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए मुझे नहीं लगता कुछ सोच पाए हैं। कांग्रेस धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगी। राज्यों में क्षेत्रीय दल राज करेंगे, केंद्र में भाजपा है। कांग्रेस को भी अपनी जमीन तलाशने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने होंगे। मौजूदा कांग्रेस जो है वो शायद जनता को पसंद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।